हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल कृषि कोचिंग में। और जैसे ही एमसीक्यू का आप लोग का सेशन चल ही रहा है और उसी के बीच में एक और सेशन लेकर के आया हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोग के एग्जाम तक मैं लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर। और आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि लेकर के आया हूं मैं दूध वाले चैप्टर से, मिल्क या डेयरी साइंस से लेकर के आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री का। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि निम्न पदार्थों में किण्वित दुग्ध पदार्थ कौन सा है? फर्मेंटेड प्रोडक्ट पूछा है, इसमें से कौन सा है? रबड़ी, खोआ, मक्खन और दही, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो रबड़ी जो है संघनित करके बनाया जाता है, मतलब पानी को सुखा करके। खोआ भी वैसे ही बनता है, मक्खन और दही दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से जो फर्मेंटेड है या किण्वित दुग्ध पदार्थ है वो ये दही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में अकिण्वित दुग्ध पदार्थ का उदाहरण है। नॉन फर्मेंटेड पनीर दिया हुआ है, श्रीखंड, छेना और रबड़ी। ठीक है, तो जैसे कि रबड़ी किण्वित में नहीं आ रहा था, तो ये अकिण्वित में आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने, दूध को जब बिना हिलाए गर्म किया जाता है तो ऊपरी सतह पर एकत्रित होता है, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। दूध को जब बिना हिलाए गर्म किया जाता है और छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर एकत्रित क्या होता है? मक्खन, दही, क्रीम और प्रोटीन। भाई देखो, सिंपल सी बात है, दूध से डायरेक्ट मक्खन तो नहीं प्राप्त होगा, है ना। और दूध को बिना हिलाए गर्म करने पर दही भी नहीं बनता, क्योंकि जामन डालना पड़ता है। ठीक है, क्रीम प्राप्त हो सकता है और एक दिया प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्रीम। फिर दिया हुआ है, पतली क्रीम में वसा की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ठीक है, क्रीम जो है अलग अलग कैटेगरी में आता है ना, और सभी कैटेगरी में जो वसा की मात्रा होता है, फैट का मात्रा अलग अलग होता है। ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 10 से 15, 20 से 25, 25 से 45 और 45 से 50 दिया हुआ है। तो यहां पर पूछा हुआ है पतली क्रीम। ठीक है, क्रीम जो है 3 कैटेगरी में आता है, पतली, मध्यम और गाढ़ी। तो पतली में होता है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25%। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, प्लास्टिक क्रीम किसका एक उदाहरण है? कौन से प्रकार का क्रीम का? पतली क्रीम, मध्यम क्रीम, गाढ़ी क्रीम और उपरोक्त सभी। तो जो प्लास्टिक क्रीम है वो आता है गाढ़ी क्रीम के अंतर्गत। ठीक है, टेबल और कॉफी क्रीम अगर आएगा तो उसका ऑप्शन ये होगा पतली क्रीम में। ठीक है, व्हिपिंग क्रीम आएगा तो वो मध्यम क्रीम में आता है, बट प्लास्टिक क्रीम बोला जाएगा तो आपका ऑप्शन होगा गाढ़ी क्रीम। ठीक है, फिर आ रहा है पतली क्रीम का उदाहरण क्या है? अब भी जस्ट ऊपर डिस्कस किया, टेबल क्रीम और कॉफी क्रीम का उदाहरण बताया था पतली क्रीम के लिए। तो देखो, टेबल दिया हुआ है, प्लास्टिक क्रीम जो कि भाई गाढ़ी में आता है, व्हिपिंग मध्यम में आता है, और दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पतली क्रीम का टेबल क्रीम। और एक और क्रीम आता है जिसको बोलते हैं कॉफी क्रीम, वो भी आ जाएगा इसमें, याद रखिएगा। चलिए, सातवां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्रीम पृथक्करण की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्कॉटलिंग विधि दिया है, जर्सी क्रीम विधि दिया हुआ है और अपकेंद्री विधि दिया है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल वाला। ठीक है, तो जो सही मात्रा में जिस विधि से मिलता है वो है अपकेंद्री विधि, सबसे अच्छी विधि माना गया है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, क्रीम निकालते समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिया है 15 से 20 सेल्सियस, 20 से 25 सेल्सियस और 32 से 37, और इनमें से कोई नहीं। तो क्रीम निकालते समय टेम्परेचर जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। इसी टेम्परेचर पर दूध से सबसे ज्यादा अपन क्या निकाल सकते? क्रीम। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन आ रहा है, क्रीम में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 25%, 35%, 45% और 55। तो जब हम लोग क्रीम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम न्यूनतम वसा 25 से 26% होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 25, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन, क्रीम की अम्लता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, पानी मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे या
किस मिलाएंगे। ठीक है, तो क्रीम जब भी अम्लीय हो जाए या साधारण से ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसको उदासीन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। फिर 11वां क्वेश्चन आ रहा है, दही में उत्पन्न खटास किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल दिया है या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, देखो दही जो बनता है वो लैक्टोज के किण्वन से बनता है, तो कौन सा अम्ल बनेगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो उसी के कारण इसमें खटास उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जब दही बनता है दूध से तो लैक्टोज का ही किण्वन होता है। ठीक है, अच्छी प्रकार के दही में कितना प्रतिशत अम्लता होना चाहिए? ऑप्शन दिए 0.1%, 0.75, 0.15 और 0.25। तो सही प्रकार के दही में इतना आप लोग का अम्लता होना चाहिए। ठीक है, दही के ऊपरी सतह पर कुल वसा का भाग उपस्थित होता है, मतलब दही के सबसे ऊपर लेयर में वसा कितना प्रतिशत होता है कुल दही का? 50 दिया है, 25 दिया है, 18 दिया है और 7 दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सबसे ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा होता है, जो कि है 50%। ये दूसरी सतह का है, ये तीसरी सतह और ये सबसे अंतिम सतह का। ठीक है, 50, 25, 18 और 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आ रहा है, दूध से दही बनाने के लिए जामन मिलाया जाता है। भाई दही बनाना होता है तो अपन को जामन मिलाना है, तो कितना जामन मिला है? 0.5 से 1%, 5 से 10%, 10 से 15% और 15 से 20%। तो जो सही मात्रा है जामन का वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? 0.5 से 1% होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर 16वां क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, जामन मिलाते समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए? दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जामन मिलाते समय उसका टेम्परेचर होना चाहिए आंसर नंबर बी, 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि भाई दूध को दही बनाने के लिए जब तैयार करते हैं तो दूध को पहले गर्म करते हैं, देन इसको ठंडा किया जाता है, तो ठंडा कितने में करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, वो होगा 21 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा, बट जामन मिलाते समय इतना होना चाहिए। ठीक, दही अथवा क्रीम को मथने से क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन आया है, मलाई, मक्खन, पनीर और रबड़ी। तो दही और क्रीम को मथते हैं तो उससे अपन को क्या मिलता है? मक्खन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मलाई तो भाई अपने दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मक्खन में वसा की मात्रा कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। 70 से 75%, 50 से 60, 80 से 82 और 90 से 95। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 से 82%। अगर जल पूछा 15 से 16% होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, वहां पर वसा पूछा है तो 80 से 82 आएगा। क्रीम का मंथन किया जाता है, दिया हुआ है बटर चर्नर, बटर वर्कर, बटर प्रिंटर और क्रीम सेपरेटर। तो क्रीम को जब मथते हैं तो उसके लिए अपन यूज करते हैं बटर चर्नर। ठीक है, और वर्किंग के लिए पूछेगा तो वर्कर का यूज करते हैं, लेकिन मक्खन को काटने के लिए बटर प्रिंटर का यूज करते हैं टिकिया बनाने के लिए, और क्रीम सेपरेटर को आप लोग जानते हो क्रीम को अलग करने के लिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आ रहा है, मक्खन में कितना प्रतिशत नमक मिलाते हैं? है ना, उसके स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए मक्खन में क्या मिलाया जाता है? नमक मिलाया जाता है, बट उसकी प्रतिशत मात्रा यहां पर पूछी गई है। दिया हुआ 1% मिलाएंगे, 2 से 3 मिलाएंगे, 4 से 5 या 7 से 8। तो इसका सही आंसर होगा कि भाई 2 से 3% इसमें नमक मिलाना चाहिए, यही सही मात्रा है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मक्खन में ओवररन की मात्रा होना चाहिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और ऑप्शन लास्ट दिया हुआ 30%। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओवररन होता क्या है। तो मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्रीम का यूज करते हैं, तो क्रीम में जितना वसा होता है और मक्खन के बन जाने पर जितना वसा होता है, उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं ओवररन, जो कि होता है 15 से 20%। ठीक है, फिर आ रहा है, मक्खन बनाने के लिए क्रीम में वसा की मात्रा कितना होना चाहिए?
15 से 20, ठीक है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 और 40 से 50। तो मक्खन बनाने के लिए जो क्रीम लेते हैं वो ज्यादातर अपन लेते हैं 30 से 40% वसा वाला, ठीक है, यही मार्केट में ज्यादातर अवेलेबल होता है और इसी का यूज अपन ज्यादातर करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आ रहा है 23वां क्वेश्चन, फ्लेवर्ड दूध में होता है, क्या होता है भाई? सुगंध, रंग, स्वाद और सभी दिया है। तो भाई सुगंध भी होगा, फ्लेवर है तो रंग भी आएगा और उसमें टेस्ट भी आएगा, तो सभी आता है, ठीक है। तो 23वां का होगा डी, ठीक। फिर 24वां क्वेश्चन आ रहा है, 1 केजी मक्खन बनाने के लिए गाय का दूध कितना लगता है? अगर अपन को 1 केजी मक्खन तैयार करना है तो गाय का दूध का कितना लगेगा भाई? दिया है 14 लीटर, 22 लीटर, 17 लीटर और 25 लीटर। तो गाय बोला है तो गाय के लिए सही आंसर होगा भाई आपका 22 लीटर। अगर भैंस का पूछता तो आता 14 लीटर, दोनों का मिक्सचर पूछता तो भाई आपका 17 लीटर आता, बट अभी क्या पूछा हुआ है? गाय का, तो हमारा आंसर होगा 22, ठीक है। 14 लीटर भैंस के लिए, अगर गाय और भैंस दोनों का मिक्सचर करके बना रहे तो 17 लीटर। फिर आया है सर्वाधिक वसा की मात्रा किसमें होता है? दिया हुआ है ए दूध, बी दही, मक्खन, घी। दूध में तो वसा 4 के लगभग होता है, दही में 5%, 5 से 5.5 होता है, मक्खन में 80 से 82 होता है और घी में 99 होता है। तो सर्वाधिक पूछा है भाई तो 99 वाला ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इसी में पूछता कि सबसे कम किसमें होता है तो वो ये होता, तो भाई अभी पूछा है ना सर्वाधिक, तो ये आएगा। घी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है भाई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। क्योंकि भाई देखो दूध का उत्पादन भी अपन इंडिया में ज्यादा होता है, तो घी का उत्पादन भी कहां होगा सबसे ज्यादा? भारत में। तो भारत क्या होगा? प्रथम स्थान, ठीक है। 27वां क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, दही में वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए? 10.8, 15.8, 5.8 और 20। अभी जस्ट ऊपर में मैं डिस्कस किया, ठीक है, 5.8 होता है, ठीक। डेयरी फार्म का सर्वाधिक व्यय किस हिस्से में होता है? मतलब कौन से कंपोनेंट में अपन ज्यादातर खर्चा करते हैं? श्रमिक, आहार, प्रबंधन और मशीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है बेटा वो आहार पर होता है। अगर प्रतिशत पूछे तो जितना खर्चा होता है उसका 65 से 70% केवल आहार पर खर्च होता है, और ये ऐसा व्यय है जो हर रोज आता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आवर्ती व्यय। घी बनाते समय तापमान कितना होना चाहिए, या कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर घी तैयार होता है? 70 से 80, 110, 120, 90 से 100 और कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इतने टेम्परेचर पर तैयार होता है भाई। फिर पूछा है घी में नमी की मात्रा होती है, कितना होता है? 0.5, 1%, 99 और 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो घी में जो नमी की मात्रा होता है वो एक्चुअल में इतना होना चाहिए। अगर वसा पूछता तो 99 आता, तो हमारा सही आंसर ये है भाई। दुग्ध पदार्थों में सर्वाधिक नमी की मात्रा किसमें होता है? दिया हुआ है मक्खन, दही, पनीर और घी, ठीक है। तो देख लो भाई, मक्खन में तो भाई 15 से 16% रहता है, दही में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। पनीर और घी दिया हुआ है, तो घी में तो सबसे कम होता है नमी, पनीर में भी रहता है बट इसकी तुलना में कम रहता है, तो सबसे ज्यादा नमी की मात्रा दही में होगा, ठीक। निम्न में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है भाई? दही, पनीर, मक्खन और श्रीखंड दिया हुआ है। तो पनीर को अच्छा स्रोत माना गया भाई। मांस वाले स्रोत के रूप में अपन इसका यूज कर सकते हैं, मांस की जगह अपन इसको भोजन में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन लगभग 26% लगभग होता है, और इतना ही प्रोटीन अपन को मांस से प्राप्त होता है, ठीक है। तो वेजिटेरियन लोग यूज कर सकते हैं मांस के विकल्प के रूप में। शुद्ध घी कितने तापमान में पिघलने लगता है भाई? है ना, अगर घी शुद्ध होगा तो वो होगा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में पिघलना शुरू हो जाए, ठीक है। निर्जलीकृत दुग्ध पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? पनीर, मक्खन, दही और खोवा दिया हुआ है, ठीक है। तो निर्जलकृत मतलब क्या होता है कि भाई जल को बाहर निकाल करके या जल को उड़ा करके कौन सा पदार्थ बनाते हैं? पनीर, मक्खन, दही, खोवा, ठीक है। तो भाई खोवा को बनाते हैं भाई, क्योंकि इसकी नमी को सुखाया जाता है, बाद में जो बचता है वही खोआ होता है। रबड़ी में वसा की मात्रा कितना होता है? 10%, 20%, 30% और 40 दिया हुआ है।
तो भाई 20% इसका सही आंसर होगा। ठीक, उसके बाद 36वां क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद खोआ निर्माण में उत्तम दूध माना गया है बकरी, भेड़, गाय और भैंस। तो खोआ निर्माण के लिए भैंस का दूध माना गया है, क्योंकि भाई भैंस के दूध से मुलायम भी बनता है और ज्यादा मात्रा में भी क्या मिलता है, खोआ मिलता है। खोआ बनाते समय दूध का कौन सा हिस्सा फटता है? ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एल्ब्यूमिन और खनिज। तो भाई खोआ बनाते समय जब दूध को गर्म करते तो उसका प्रोटीन फटता है। प्रोटीन का प्रकार कौन है भाई? एल्ब्यूमिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके निर्माण में नींबू रस का प्रयोग करते हैं, यानी कि साइट्रिक अम्ल का? खोआ में नहीं करते, क्योंकि भाई इसको गर्म करके बनाते हैं। रबड़ी को भी वैसा बनाते हैं, क्रीम में यूज नहीं करते। छेना में करते हैं भाई, क्योंकि किण्वित दुग्ध पदार्थ है, तो अपन नींबू का रस यूज कर सकते हैं। ठीक है, 40वां क्वेश्चन आ रहा है। छेना बनाने के लिए वसा तथा एसएनएफ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1:1:3, 3:1, 2:1 और 1:2। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? छेना बनाने के लिए वसा और एसएनएफ, तो इसका सही आंसर होगा 1:2। वसा की मात्रा होना चाहिए 1 और एसएनएफ होना चाहिए 2। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। कैल्शियम और प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होता है? क्रीम, रबड़ी, पनीर और छेना। देखिए भाई, अपन पनीर में ज्यादा प्रोटीन होता है और इसी से कैल्शियम भी अपन को मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है इससे, तो याद रखिएगा। चेड्डर पनीर के लिए दूध उपयुक्त होता है कौन सा दूध भाई? गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ का या बकरी का? चेड्डर पनीर जो बनता है वो गाय के दूध से अच्छा बनता है। ठीक है, यानी कि गाय के दूध का यूज किया जाता है और सबसे अच्छा पनीर है चेड्डर पनीर। ठीक है, याद रखिएगा। पनीर में प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए या होता है? ठीक है, दिया हुआ है 15 से 20%, 25 से 26%, 30 से 35% और कोई नहीं। तो प्रोटीन पूछा भाई, तो पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा होता है लगभग 25 से 26%। और बार बार बता रहा हूं कि मांस के विकल्प के रूप में भोजन में यूज किया जाता है। सबसे कम वसा पाया जाता है किसमें? क्रीम में, घी, मक्खन और संघनित दूध। क्रीम में दिया हुआ है, घी में दिया है, मक्खन दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है संघनित दूध। तो क्रीम में होता है भाई, क्रीम तो अपने हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम वसा कितना होता है? ठीक है, उसमें 25 से 26 जाता है, घी में 99 होता है, मक्खन में 80 से 82 होता है, संघनित दूध में कम होता है। तो सबसे कम इसमें होता है भाई। ठीक, चेड्डर पनीर में वसा की मात्रा कितना होता है? ठीक है, अब यहां पर वसा पूछ दिया है, देखते हैं क्या आएगा। 10 से 15, 20 से 25, 30 से 32 और कोई नहीं। तो वसा पूछा है ना, क्योंकि भाई प्रोटीन तो 20 से 25 के लगभग आ जाएगा, तो वसा की मात्रा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध पनीर कौन सा है? ठीक है, ब्रिक पनीर, लिम्बर्ग, कॉटेज और लास्ट दिया हुआ चेड्डर। तो जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि चेड्डर पनीर जो है सबसे विख्यात पनीर का किस्म है। ठीक है, ये सब भी है बट सबसे बेस्ट चेड्डर को माना गया है। बैक्टीरिया द्वारा निर्मित या पका हुआ पनीर का उदाहरण कौन सा है? रॉकफोर्ट, केमेम्बर्ट, ब्रिक और कॉटेज पनीर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को मैं समझा दूंगा। यहां पर बोला बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, तो ये जो रॉकफोर्ट है भाई वो कवक के द्वारा पकता है, कवक से। मैं लिख देता हूं, केमेम्बर्ट जो है, ठीक है, ये भी कवक से। ब्रिक जो है ये होता है भाई बैक्टीरिया या जीवाणु से। और कॉटेज जो पनीर है बिना पका हुआ पनीर है, इसलिए सबसे खराब किस्म का ये पनीर है ना। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। और ट्रिक भी बता देता हूं, क शब्द आया है तो कवक, इसमें भी क शब्द पहले आया, कवक। ब भी है लेकिन कवक अगर होगा तो भाई क शब्द पहले आएगा, और इसमें ब और क दोनों आया है, तो पहले कौन आया? ब, तो ये होगा बैक्टीरिया। ये ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग को काम आएगा। स्विस पनीर किस प्रकार का पनीर है? ठीक है, अधिक कठोर है कि अर्ध कठोर है, मुलायम है या कोई नहीं है? ठीक है, तो स्विस पनीर के बारे में दिया है भाई। ठीक, तो स्विस पनीर उदाहरण है अधिक कठोर का। ठीक,
अधिक कठोर का है ये, स्विस और चेडर आता है इसमें। सबसे खराब किस्म का पनीर कौन सा है? चेडर पनीर, कॉटेज पनीर, ब्रिक पनीर और उपरोक्त सभी। तो भाई बिना पका हुआ ये है, और चूंकि ये सेपरेटा दूध से तैयार होता है इस वजह से ये बहुत ज्यादा खराब किस्म का है। तो हमारा सही आंसर होगा ये, ठीक है। और सबसे अच्छा पूछा तो ये आएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए हमारा सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। ओके, 50वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में कौन सी पनीर नरम किस्म की है? ठीक है, चेडर, स्विस, कॉटेज और ब्रिक। तो भाई चेडर और स्विस ये कठोर है, ब्रिक भी कठोर है लेकिन अर्ध कठोर में आता है, बट अपन को नरम पूछा है भाई, तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉटेज पनीर। किस प्रक्रिया के द्वारा दूध के पोषक तत्वों की हानि हो जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग के पीएटी में आ सकता है। हम ऐसी क्या प्रक्रिया करते हैं जिससे दूध के पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। पाश्चुरीकरण दिया है, निजर्मीकरण, समांगीकरण और कोई नहीं। तो पाश्चुरीकरण के द्वारा तो नहीं होता क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है इससे। समांगीकरण में अपन गर्म करते ही नहीं है, ठीक है, दूध के वसा कणों को तोड़ देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ये, बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि बहुत सारे एंजाइम जो दूध में पाचक के लिए रहता है उसको नष्ट कर देता है ना। मतलब बहुत सारे एंजाइम पच नहीं पाते हैं दूध, है ना, तो उसको नष्ट कर देता है। तो निजर्मीकरण से दूध को पचाने योग्य बनाया जा सकता है। बच्चे बूढ़े के उपयोग बच्चे और बूढ़े के लिए अच्छा हो सकता है वो। तो निजर्मीकरण से भाई पोषक तत्वों की हानि होती है, ठीक है। पनीर में रैनेट की मात्रा मिलाई जाती है, कितना प्रतिशत भाई? देखते हैं, दिया है 5%, 10%, 3% और 0.5 से 1%। तो रैनेट की मात्रा भाई मिलाई जाती है 0.5 से 1%, ठीक है। और ये रैनेट क्या है भाई? आगे देख लेंगे क्वेश्चन में अगर आएगा तो, ठीक है, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन होगा। हाँ आ रहा है, देखो, रेनेट एक प्रकार का खालिस्तान है, क्या है? कवक है, बैक्टीरिया है, एंजाइम है या रंग है? तो भाई एक प्रकार का एंजाइम है जो अपन को एबोमेसम से प्राप्त होता है ना, एक प्रकार का एंजाइम है। पनीर को संचित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए नमक मिलाया जाता है। कितना मिलाएंगे? 2 से 3%। जब भी नमक का बात आता है तो मात्रा लेंगे हमेशा 2 से 3%, ठीक है, याद रखिएगा। पनीर का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है? जब पनीर बन जाता है तो उसको ज्यादा समय तक स्टोर रखने के लिए अपन जो टेम्परेचर लेते हैं वो है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर पूछ रहा है भाई, ऐसा दुग्ध उत्पाद जिसे सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं या बहुत दिन तक बिना खराब हुए कौन रह सकता है भाई? घी दिया हुआ है, दुग्ध चूर्ण दिया है, पनीर दिया है और श्रीखंड दिया है। तो दुग्ध चूर्ण जो एक ऐसा पदार्थ है जिसको लंबे समय तक अपन बिना खराब किए रख सकते हैं। अगर उसके बाद पूछा तो घी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 क्वेश्चन आ रहा है, दुग्ध चूर्ण में नमी की मात्रा कितना होता है? 0%, 5%, 5 to 10% और 10 से 15। तो जो अच्छे प्रकार का दुग्ध चूर्ण होता है ना, उसमें होता है 0%, लेकिन ये 3% तक जा सकता है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर 3 दिया रहता तो 3 मार सकते थे, बट अच्छे प्रकार के दुग्ध चूर्ण में 0% होना चाहिए, ठीक। दुग्ध चूर्ण में लैक्टोज की मात्रा होता है 26, 15, 17 और 35 दिया हुआ है, तो लैक्टोज की मात्रा होता है भाई 35%, याद रखिएगा। मीठे संघनित दूध में शक्कर की मात्रा होता है, सबसे पहले तो संघनित दूध क्या होता है समझ लेते हैं। जब दूध के कुछ मात्रा में पानी को उड़ा देते हैं गर्म करके तो उसको संघनित दूध बोलते हैं, लेकिन जब उसी में मीठेपन के लिए शक्कर मिलाते हैं तो उसी को मीठा संघनित दूध बोलते हैं। तो यहां पर पूछा है भाई शक्कर की मात्रा, ठीक है, देखते हैं शक्कर की मात्रा कितना होता है। चलिए 10 से 20%, 15, 10, 20, 15 और 30 दिया हुआ है। तो जनरली अपन संघनित दूध में मीठापन के लिए अपन मिलाते हैं 20% शक्कर की मात्रा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर किया जाता है करके क्वेश्चन आया हुआ। 60वां क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा इसका अगर खोज किसने किया, लुईस पाश्चर ने किया, ऐसा बता सकते हैं, बट यहाँ पर टेम्परेचर का बात हुआ है।
37, 62, 100 डिग्री सेल्सियस और 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 62 डिग्री सेल्सियस में अपन करते हैं। ठीक है। दूध में उपस्थित वसा को सभी भागों में वितरित करना, तोड़ना, मानकीकरण, पाश्चुरीकरण, समांगीकरण और सभी। ठीक है, तो ये आएगा समांगीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है। 62वां क्वेश्चन आ रहा है, टोल्ड दूध में वसा की मात्रा होता है 9%, 8.5, 3% और 1.5। तो इसका सही आंसर होगा टोन्ड दूध में होता है 3। अगर बेटा डबल टोन्ड कर दिया, टोन्ड को डबल कर दिया तो इसको आधा कर देना भाई, 1.5। ठीक। नेक्स्ट आ रहा है, दूध में उपस्थित जीवाणुओं की सक्रियता को कम करने के लिए क्या किया जाता है? समांगीकरण, पाश्चुरीकरण, निर्जलीकरण और हिमीकरण। ठीक है। तो समांगीकरण तो भाई वसा को तोड़ने के लिए करते हैं, पाश्चुरीकरण दूध को गर्म करते हैं जिससे जीवाणु नष्ट होता है, निर्जलीकरण करते हैं उससे भी क्या होता है भाई, निर्जलीकरण करेंगे तो गर्म होगा। ठीक है, जल को निकालेंगे उसमें। हिमीकरण को कर सकते हैं भाई, तो हमारा सही आंसर होगा हिमीकरण, मान यानी कि अपन उसको ठंडा तापमान में रखेंगे जिससे जो जीवाणु है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पानी मिलाने पर दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, क्या होता है भाई? कम होता है, ज्यादा होता है, सामान्य रहता है या इसमें से कोई नहीं? तो भाई देखो, पानी और दूध का यदि अपन अपेक्षित घनत्व लेंगे तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्यादा होता है, यानी कि पानी का कम होता है। तो पानी को मिला रहे मतलब कम अपेक्षित घनत्व वाला चीज को मिलाएंगे तो अपेक्षित घनत्व बेसिकली क्या होगा? कम होगा भाई, याद रखिएगा। ठीक है। खीस गर्म करने पर जम जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा अधिक होता है, किसका भाई? देखते हैं। वसा का मात्रा अधिक होता है, कैसिन का होता है, कैरोटीन का होता है, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बेटा, है ना, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन ये ज्यादा मात्रा में होता है और इसी के कारण यदि अपन खीस को गर्म करें, पहले दूध को यानी पीला दूध को गर्म करें तो वो जम जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का कैसे पता लगाएंगे? नाइट्रेट परीक्षण करेंगे, हंसा करेंगे, सीओबी परीक्षण करेंगे या उपरोक्त सभी? तो गाय के दूध में भैंस के दूध के मिलावट का पता लगाते हैं, उसके लिए करते हैं हंसा परीक्षण। ठीक है। दूध को लेंगे अपन स्लाइड पर और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, यदि वो बिल्कुल दही जैसा थक्का जैसा जम जाता है तो मान लेते हैं कि दोनों का दूध मिला हुआ है, उसके लिए हंसा परीक्षण करते हैं और उसी परीक्षण को बोलते हैं हंसा परीक्षण। ठीक। नेक्स्ट 67 नंबर आ रहा है भाई, सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा होती है स्त्री दूध में, गाय दूध में, भेड़ के दूध में या बकरी के दूध में? तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका सही आंसर होगा, स्त्री दूध में सबसे ज्यादा है और ये पीएटी में कई बार आ चुका है भाई, याद रखिएगा। फिर पूछा है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति का कौन सा पदार्थ है? रबड़ी, खोआ, दुग्ध चूर्ण और पनीर। तो जो नमी को शीघ्र ग्रहण कर लेता है वो कौन है भाई? सबसे सूखा पदार्थ दुग्ध चूर्ण। ठीक है, नमी को ग्रहण कर लेता है तुरंत, इसलिए उसको खुला में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। क्रीम की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है किससे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सेशन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साधारण दूध से, समांगीकृत दूध से, सपरेटा दूध से, उपरोक्त सभी से। और क्लाइमेक्स वाली बात ये है कि भाई देखो, सपरेटा दूध एक ऐसा दूध है जिसमें बिल्कुल भी वसा नहीं रहता है, यानी कि पूरा पूरा क्रीम निकाल सकते हैं, या निकाला हुआ दूध है। तो भाई इसमें से कहां निकाल पाएंगे? फिर दिया बेटा समांगीकृत दूध। समांगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप दूध से क्रीम को दोबारा नहीं निकाल सकते। तो पूछा है क्या, क्रीम की सर्वाधिक मात्रा किससे प्राप्त करेंगे? वो है साधारण दूध। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? साधारण दूध। ठीक है। उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है बट ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 70वां क्वेश्चन आ रहा है, दूध में अम्ल डालकर फाड़कर तैयार किया जाता है मावा, सपरेटा दूध, छैना या क्रीम? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। फुहार विधि से बनाए गए दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता होता है 99, 96, 94 और 90। क्योंकि भाई देखो, फुहार विधि क्या है? दुग्ध चूर्ण बनाने की सबसे अच्छी विधि है और इस विधि से जब दूध पाउडर बनता है तो उसकी घुलनशीलता होता है 99%। ठीक है। फिर 72वां क्वेश्चन आ रहा है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला प्रमुख जीवाणु क्या है?
प्रमुख जीवाणु पूछा है, वैसे तो बहुत सारा जीवाणु मौजूद होता है, बट प्रमुख पूछा है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा, जो प्रमुख जीवाणु है वो ये है। हालांकि ये सब भी मौजूद रहते हैं, बट ज्यादातर जिम्मेदार कौन है, ये। अगर उपरोक्त सभी आता, यहां पर ऑप्शन रहता, तो आप सभी ले सकते थे। ठीक, आयोडीन परीक्षण से किसकी मिलावट का पता लगाते हैं भाई? यूरिया, खीस, स्टार्च और नमक। तो इसका जो सही आंसर है वो स्टार्च। स्टार्च का पता लगाते हैं आयोडीन परीक्षण से, ठीक है, जिससे नीला रंग अपन को प्राप्त होता है। दूध का अवशीतन यानी कि ठंडा या भंडारण किस तापमान पर करते हैं, यानी कि दूध को कितने टेम्परेचर पर अपन स्टोर करते हैं? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग के इस सेशन में आ रहा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इस साल मेरे ख्याल से अगर आ जाए तो आप लोग के लिए बढ़िया है। क्वेश्चन है भाई, ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा का दूध में उपस्थित होने से हो सकता है। ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा यदि दूध में उपस्थित है तो उससे क्या हो सकता है ना। इसलिए मैं पढ़ाते समय बताया था बच्चों को कि भाई ऑक्सीटोसिन को ज्यादा मात्रा में उनके शरीर पर ना पहुंचाए, क्योंकि दूध को निकालने के लिए कई भाई मान लो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है गर्भपात, कैंसर, टीबी और स्कारलेट फीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन की मात्रा अगर ज्यादा है तो हो जाएगा गर्भपात। ठीक है, तो ये रहा बेटा आप लोग का सेशन, और आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा इससे। और मैं 1 बाय 1 करके एक एक सेशन लाते रहूंगा। आप लोग यूट्यूब चैनल पर बने रहे, शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू।